Okay, Assalamu alaikum. So we will start the IMM paper February 2021. Here's the question number 1. A primary gravida, a known diabetic mellitus, at the 22 week of the gestation, her HbA1c is the 10 and she has the high risk of the congenital anomalies. So most specific anomaly is, ठीक है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में मोस्ट स्पेसिफिक पूछे ना तो फिर आपने कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम सेलेक्ट करना है, ठीक है। और अगर आपसे कॉमन पूछे ना कि डायबिटिक मेलाइटिस में कॉमन एबनॉर्मलिटीज़ कौन सी हैं तो फिर आपने कार्डियक एनॉमलीज सेलेक्ट करना है, ठीक है। सो हियर इज़ द बी, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफेक्ट ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स ऑन द फीटस, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है नियोनेट पे पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पे फीटस है तो फिर आपने फीटल हाइपोटेंशन सेलेक्ट करना है। और अगर फीटल हाइपोटेंशन नहीं है ऑप्शन में तो फिर उसके बाद आपने पी प्रोम करना है। अगर वो भी नहीं है ऑप्शन में तो फिर आपने IUGR करना है सिलेक्ट। अगर वो भी नहीं है तो फिर आपने क्लेफ्ट पैलेट करना है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपने याद रखनी है कि सबसे पहले आप फीटल हाइपोटेंशन करेंगे, अगर नहीं है तो फिर आपने पी प्रोम करना है, अगर वो भी नहीं है तो फिर आपने IUGR सेलेक्ट करना है, अगर वो भी नहीं है तो फिर आपने क्लेफ्ट पैलेट सेलेक्ट करना है, ठीक है। सो हियर इज़ दी A इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, वुमेन मोलार बीटा HCG is 30,000 1 week bake. Uterus was 8 week in size. She had retained tissue. ठीक है। तो अब यहाँ पे मेंशन नहीं है कि इसकी सेक्शन एवेक्यूशन हो चुकी है, उसके बाद रिटर्न प्रोडक्ट है इसको, ठीक है, या पेशेंट ब्लीडिंग कर रही है नहीं कर रही, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। तो हम जस्ट इसको मोलार प्रेगनेंसी लेते हैं, 8 वीक साइज़ है तो उसमें फिर आपने सेक्शन एविक्यूशन ही करनी है, ठीक है। बट अगर इस तरह से होता कि इसकी सेक्शन एविक्यूशन हो चुकी है उसके बाद भी HCG रेज्ड है और पेशेंट ब्लीड कर रही है ना, तो फिर आपने रिपीट करनी होती है सेक्शन एविक्यूशन अगर पेशेंट ब्लीड कर रही हो। बट अगर ब्लीड नहीं कर रही, सिर्फ बीटा HCG उसकी रेज्ड है, तो फिर आपने कीमोथेरापी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। सो हियर इज़ दी सेक्शन एविक्यूशन। तो बेसिकली रिपीट सेक्शन एविक्यूशन के दो इंडिकेशन है, एक तो ये कि बीटा HCG रेज्ड हो और पेशेंट, सेकंड ये कि पेशेंट ब्लीड कर रही हो, ठीक है। ये दो इंडिकेशन है इन दो, और आपको अल्ट्रासाउंड पे रिटेंड मोलार टिश्यूज़ मिले। तो ये दो इंडिकेशन है जिसमें आपने दोबारा से सेक्शन एविक्यूशन करनी है, ठीक है। अगर आपको रिटेंड प्रोडक्ट मिल रही हैं अल्ट्रासाउंड पे पर पेशेंट स्टेबल है तो फिर आप कीमोथेरापी देंगे उसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, एसोसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस विद द अब्रप्शन। सो करेक्ट आंसर है ये। ECB की कंट्रा इंडिकेशन पूछी गई थी। मोस्ट कॉमन काज ऑफ द सर्वासाइटिस। अच्छा, सर्वासाइटिस के भी दो BCQs आते हैं, एक तो एक्यूट पूछते हैं, कॉमन काज जो है ना वो क्लेमाइडिया है, बट अगर एक्यूट पूछें तो आपने गोनोरिया सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन पूछ रहे हैं तो आपने क्लेमाइडिया सेलेक्ट करना है। सो A इज़ करेक्ट। गर्ल विद द प्राइमरी मेनेरिया poor developed secondary sexual character, so that is the typically presentation of the Turner syndrome, क्योंकि MR के एज में सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और प्राइमरी मेनेरिया की जो मोस्ट कॉमन काज है वो टर्नर है, सेकंड मोस्ट कॉमन काज है वो है MR के एज। सो A इज करेक्ट हियर। 40-year-old डायबिटिक पेशेंट प्रेजेंट विद हैवी menstrual bleeding, पासिंग द ब्लड क्लॉट कंट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। तो आपने AC कंट्रासेप्टिव मेथड चूज़ करनी है जो उसकी दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, ठीक है। इसकी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को भी सॉल्व कर दे और लॉन्ग टर्म के लिए कंट्रासेप्टिव भी प्रोवाइड कर दे। तो अमॉन्ग देम LNG IUS इज़ दी फर्स्ट लाइन इन द कैटेगरी 1, सो वी विल सिलेक्ट द LNG IUS हियर। अच्छा, डायरेक्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 80% और अगर इनडायरेक्ट पूछे तो वो है 27%। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन पाकिस्तान दैट इज़ द 276। वाजा प्रीविया को आपने किस से डायग्नोज करना है, आपने कलर डोपलर पे करना है। सो C इज़ करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 12 है प्लेसेंटा प्रीविया सिनेरियो। इमरजेंसी LSCS आप तब करेंगे जब पेशेंट एक्टिवली ब्लीड कर रही हो ना, तो उस कंडीशन में आपने जहाँ पे भी मैटरनल या फीटल कंप्रोमाइज़ हो तो आपने एक्सपेडाइट करना होता है डिलीवरी को, ठीक है। तो फिर कौन सी भी जेस्टेशनल एज हो तो फिर आपने डिलीवर करवाना होता है जहाँ पे मैटरनल कंप्रोमाइज़ हो या फीटल कंप्रोमाइज़ हो।
So here is the correct answer is the active bleeding. Question number 13, 38-week pregnancy with the previous one cesarean section now breach है और 8 सेंटीमीटर पे आपके पास आई है, मेम्ब्रेन उसकी एब्सेंट है, ठीक है। तो ब्रीच में ये है कि अगर पेशेंट आपके पास फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर में आती है ना, तो फिर आपने, अगर लेटेंट फेस में आती है तो फिर आपने ईसीवी करनी है उसकी, ठीक है। बट एक्टिव फर्स्ट स्टेज में आती है तो फिर आपने इमरजेंसी एलएसीएस करना है, ठीक है। बट अगर सेकंड स्टेज में आती है ना, तो फिर आप उसको ट्रायल देंगे लेबर का। क्योंकि ये हमारे पास एक्टिव फर्स्ट स्टेज में आई है तो फिर आपने इमरजेंसी एलएसीएस करना है। ए इज़ करेक्ट हियर। पेरिनियल टीयर पे क्वेश्चन आए थे 1, 2, इन सबकी डेफिनेशंस आपको मालूम होनी चाहिए। एबगार स्कोर पे क्वेश्चन आया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 ऑन pelvic एग्जामिनेशन, इफ द ब्लैडर इज इनएडिक्वेटली फिल्ड विच थिंग ऑब्सक्योर, ठीक है। तो अगर देखो ब्लैडर फिल नहीं होता ना, तो जो स्मॉल बाउल है वो पेल्विस में होती है, ठीक है, तो इतनी विजुलाइज नहीं होती। तो जैसे आप ब्लैडर को फिल करते हैं तो वो स्मॉल बाउल को पुश करता है तो वो प्रॉपरली विजुलाइज होती है, ठीक है। हियर इज द स्मॉल बाउल। ए इज करेक्ट। मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी एंटीडोट, that is the calcium gluconate 10%. Question number 18, scenario of the recurrent PID. IUCD was removed because of the recurrent vaginal discharge. Which contraceptive method would be used to recurrent PID? अच्छा, आपने कौन सा contraceptive method देना है जो PID को prevent करे? So among these options, OCP is correct, C is correct. Question number 19, young girl with 18-year-old multiple sexual partner started but left the OCPs 3 times due to the irregular bleeding. History of the gonorrhea, chlamydia infection 2 times. What contraception choice is suitable? क्योंकि आप देखें इसकी हिस्ट्री देखें, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर और इसको STI भी है, तो आपने वो मेथड्स यूज़ करना है कंट्रासेप्शन का जो इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, दैट इज़ दी कंडम, ठीक है। बी इज़ करेक्ट हियर। जनरल फर्टिलिटी रेट, अच्छा इसकी डेफिनेशन पूछ रहे हैं। ओके, जनरल फर्टिलिटी रेट इज़ द नंबर ऑफ द टोटल रजिस्टर्ड लाइव बर्थ divided by the total female population age 15 to 49 year multiply by 1000, ठीक है। दैट इज़ द डेफिनेशंस ऑफ द जनरल फर्टिलिटी रेट। Okay, question number 22, cervical length deemed incompetent when examinations on the TVS, ठीक है। जब सर्विक्स की लेंथ 2.5 सेंटीमीटर या आप कहें कि 25 मिलीमीटर से कम हो तो हम उसे सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि आपने सरक्लाज कब लगाना है। सरक्लाज आप तब लगाते हैं जब 2.5 से लेंथ कम हो, और आपने डायग्नोसिस ऑफ प्रीटर्म तब करना है जब सर्वाइकल लेंथ 2.5 नहीं 1.5 सेंटीमीटर से कम हो उसकी लेंथ, तब आपने प्रीटर्म बर्थ डायग्नोज करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि आपने 2.5 पे सर्क्लाज लगाना है, दैट इज़ द इंडिकेशन ऑफ द सर्क्लाज, और अगर 1.5 से कम हो तो फिर आपने डायग्नोज करना है प्रीटर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, रिगार्डिंग द डोमेस्टिक वायलेंस पेशेंट यूजुअली नॉट डिस्क्लोज। Question number 23, domestic violence most common in which reproductive age, that is the less than the teens age जो होती है ना उसमें ज़्यादा कॉमन होता है, E is correct। Regarding the domestic violence patient usually not disclose the domestic violence upon the repeated asking, it is correct answer। Question number 25, history of the PID now having the painful menstruation 7 to 28 days, husband also ट्रक ड्राइवर, सेकेंडरी सब फर्टिलिटी ड्यू टू PID की वजह से जो इनफर्टिलिटी का काज है ना वो है ट्यूबल फैक्टर, ठीक है। ए इज़ करेक्ट हियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, डोमेस्टिक वायलेंस 3 क्वेश्चन, और सेकंड है मॉर्बिडिटी एसोसिएटेड विद द डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रू अबाउट इट। इनमें से जो ट्रू है ना वो है मदर डज नॉट टेल व्हेन आस्क्ड डायरेक्टली।
Question number 27. Breech not delivered vaginally in the extended head. So A is correct here. ECV की कंट्राइंडिकेशन पूछी गई हैं. तो अमॉन्ग देम आप एक्सटेंडेड हेड में ECV करते हैं, वजाइनल डिलीवरी नहीं करते. आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे प्लेसेंटा प्रीविया. प्लेसेंटा प्रीविया में आपने ECV नहीं करनी. जो भी कंट्राइंडिकेशन वजाइनल डिलीवरी की है वो ही ECV की, क्योंकि ECV हम क्यों करते हैं, इसी वजह से करते हैं ना, ताकि हम वजाइनल डिलीवरी कर सकें. अगर वो कर ही नहीं सकते तो फिर ECV करने की ज़रूरत ही क्या है. ठीक है. सो बी इज़ करेक्ट हियर. डायग्नोसिस ऑफ द एशरमैन सिंड्रोम आपने स्टेरोस्कोपी भी करनी होती है. सो बी इज़ करेक्ट हियर. प्राइमरी ग्रेविडा ब्रीच है और 140 BP है, 140/90 BP है. ट्रम पे आपके पास आई है ना, तो फिर आपने ECV करनी है इसकी. ठीक है. प्राइमरी ग्रेविडा ब्रीच बोथ द पेल्विक ब्रिम है, फिर भी आपने ECV ही करनी है. सो ए इज़ करेक्ट हियर. क्वेश्चन नंबर 32. ऑपरेटिव स्टेरोस्कोपी आपने कब करनी है? सेप्टेड यूट्रस में आप करते हैं, मेट्रोप्लास्टी करते हैं. सो ए इज़ करेक्ट हियर. क्वेश्चन नंबर 33. मीडियोलेटरल एपिजियोटमी प्रीफर्ड ओवर द मिडलाइन ड्यू टू द लेस एक्सटेंशन. सो बी इज़ करेक्ट हियर. क्वेश्चन नंबर 34. सिनेरियो अबाउट द OHSS डीरेंज द इलेक्ट्रोलाइट. तो आपने थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस देनी है और इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन करनी है. क्वेश्चन नंबर 35. OHSS डिहाइड्रेटेड अपीयरेंस 100/70 BP ओलिगोयूरिया मॉडरेट एसाइटिस. तो सबसे पहले आपने IV हाइड्रेशन देनी है. क्वेश्चन नंबर 36. वूंड इज़ अ ब्लीडिंग आफ्टर द 7 days के बाद आपके पास आई है, उसकी HP भी ड्रॉप हो गई है ना. सो दैट इज़ द टिपिकली प्रेजेंटेशन ऑफ द हेमाटोमा. So that is the correct answer. Question number 37. Patient on the magnesium sulfate infusion for the 24 hour. Now exaggerated reflexes, oliguria, respiratory depression. What would you do? सबसे पहले तो आपने मैग्नीशियम सल्फेट स्टॉप करना है. So A is correct here. Chronic hypertension causes the abruption. Question number 39. Primary gravidae at the 39-week continuous abdominal pain and PV bleeding on PA irritable uterus. So that is the abruption. क्वेश्चन नंबर 40. साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द अब्रप्शन. अच्छा, साइन जो है वो है टेंस टेंडर एब्डोमेन और जो सिम्टम्स है वो हैं ब्लीडिंग और एब्डोमिनल पेन. सीक्वेंस ऑफ द प्लेसेंटा प्रीविया एंड द पेशेंट विद द PV ब्लीडिंग. तो सबसे पहले तो आपके पास अगर PV ब्लीडिंग के साथ पेशेंट आती है और आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इसको प्लेसेंटा प्रीविया है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने उसकी स्पेकुलम एग्जामिनेशन करते हैं आप. ठीक है. उसके बाद फिर आप अल्ट्रासाउंड के लिए, जब आपको कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट ब्लीड कर रही है, तो फिर आपने उसका अल्ट्रासाउंड करना होता है. फिर आपने अल्ट्रासाउंड पे अगर प्रीविया नहीं है तो फिर आपने डिजिटल एग्जामिनेशन करनी होती है. ठीक है. सो बी इज़ करेक्ट हियर. ओके. कॉज ऑफ द बर्स्ट एब्डोमेन. तो आपने ये फार्मूला याद रखना है. ODS ओबेसिटी, डायबिटिक एंड स्टीरॉयड. अगर ये दोनों नहीं है तो आपने स्टीरॉयड सेलेक्ट करना है यहाँ पे. सो बी इज़ करेक्ट हियर. क्वेश्चन नंबर 43. पेशेंट एक्टिवली ब्लीड एट द 32 वीक ऑफ द जेस्टेशन और उसकी जो पल्स रेट है और ब्लड प्रेशर जो है वो 90/78 मीन्स के पेशेंट शॉक में जा रही है और उसकी पल्स भी टैकीकार्डिया है, HP ड्रॉप हो चुकी है. तो इस कंडीशन में जब पेशेंट सीवियरली ब्लीड कर रही हो ना, एक्टिवली ब्लीड कर रही हो, तो फिर आपने PCV नहीं, आपने होल ब्लड देना होता है उसको. ठीक है. So fresh blood is correct here. Question number 44. Previous 3 placenta upper anterior was mentioned. Note low lying. Most commonly seen in the surgery of the patient. तो इन पेशेंट्स में मॉर्बिडिटी एडहेरेंट प्लेसेंटा के चांसेस ज़्यादा होते हैं. Effect of the magnesium sulfate on the neonate. Lethargic is correct. Patient receiving the magnesium sulfate lose of the patellar reflexes. यूरिन आउटपुट इस 10 and 3 hour. तो सबसे पहले आपने स्टॉप करनी है और आपने इसका एंटीडोट देना है, दैट इज़ दी IV कैल्शियम ग्लूकोनेट. फर्टिलिटी रेट इन 15 to 49 ईयर एज ऑफ द ग्रुप. अच्छा, ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग मेंशन है. कुछ जगहों पे 3.4 है. ओके. 2007 to 2008 ग्रोथ रेट इन पाकिस्तान
that is the 5.2. एक्यूट सर्वाइटिस इन द यंग पेशेंट, कॉमन काज जो है वो क्लैमाइडिया है, और अगर एक्यूट पूछें तो फिर गोनोरिया, सो डी इज करेक्ट हियर। पेशेंट विद द हेडेक, पेन, एपिगेस्ट्रियम, ब्लड प्रेशर उसका जो है 190/110 है। ठीक है, तो अगर आपसे इनिशियल मैनेजमेंट पूछे ना तो सबसे पहले आपने IV एंटी हाइपरटेंसिव देनी है, फिर उसके बाद आपने मैग्नीशियम सल्फेट देनी है। ठीक है, अगर इनिशियल पूछें तो, अगर सिर्फ मैनेजमेंट पूछें तो फिर आपने मैग्नीशियम सल्फेट देनी है। ओके, पेशेंट विद द इनफर्टिलिटी, हैवी ब्लीडिंग एंड 1 एपिसोड ऑफ द क्लैमाइडिया, 2 एपिसोड ऑफ द गोनोरिया, डिस्मेनोरिया काजेज। अच्छा, बेसिकली ये इनफर्टिलिटी का काज पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी होती है। ठीक है।